हेलो टीचर्स। पिछले क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में डीएलएड का यूनिट 3 में एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और व्यक्तित्व विकास का आयाम क्या क्या होता है, कैसे प्रभावित होता है। तो आज का क्लास जो हमारा है वो बच्चों में भावनात्मक या संवेगात्मक विकास का क्या पहलू है इसके बारे में देखेंगे और अगली वीडियो में देखेंगे जॉन बॉल्बी का सिद्धांत क्या है। तो आज का मुख्यतः हमारा क्लास है कि बच्चों में भावनात्मक या संवेगात्मक विकास क्या है, संवेग क्या होता है, संवेग किस प्रकार से प्रभावित करता है बच्चों को, संवेगात्मक विशेषता क्या है और कैसे शिक्षण में किशोरों के साथ संवेदनात्मक पहलू उस किशोरों के साथ अलग होता है बच्चों की तुलना में। तो चलिए आज का क्लास संवेदनात्मक विकास का पहलू शुरू करते हैं। तो बच्चों में संवेदनात्मक या भावनात्मक विकास कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग का क्लास है। पहले देखते हैं संवेग क्या है। संवेग यानी कि इमोशन। तो इमोशन जो वर्ड है संवेग एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द इमूवर से आया हुआ है। मूव का अर्थ होता है खिसकना, है ना, खिसकना, जो अपना ओरिजिनल पोजीशन है उससे डाइवर्ट होना। तो लैटिन भाषा का जो इमूवर शब्द है उसी शब्द से इमोशन शब्द बना हुआ है जनरली, जिसका अर्थ होता है प्रयोग करते हैं या इस वर्ड का जो यूज़ किया जाता है वो है उत्तेजित करना, उथल पुथल करना के सेंस में, है ना। तो संवेग का अर्थ हो गया उत्तेजित करना या उथल पुथल करना। अब जो शिक्षा शास्त्री हैं तो शिक्षा शास्त्री के कथन में देखते हैं उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एक है वुडवर्थ महोदय का कथन, है ना। वुडवर्थ महोदय के अनुसार से संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वहीं ड्रेवर महोदय के अनुसार से संवेग क्या है देखते हैं। संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है ना। अब ये शारीरिक परिवर्तन के कारण संवेग परिवर्तन हो सकता है, प्रबल भावना के कारण हो सकता है कि व्यक्ति उत्तेजित दशा में चला जाए, या एक निश्चित व्यवहार करने का जो प्रवृत्ति रहता है उसके अनुसार से संवेग की उत्पत्ति होती है। संवेग का प्रकार देखते हैं, और संवेग का प्रकार ऐसे तो बहुत सारे इसके टाइप हैं, लेकिन मैकडूगल नामक शिक्षण शास्त्री ने 14 संवेग और उसको मूल प्रवृत्तियों को बताया है जो निम्नलिखित है। मैकडूगल किसने बताया? मैकडूगल ने बताया संवेग जो होता है वो 14 प्रकार का होता है और उसका क्या क्या प्रवृत्ति होता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला प्रवृत्ति आता है पलायन का। पलायन यानी स्किप कर जाना। और ये प्रवृत्ति कब उत्पन्न होती है? किस संवेग के कारण? भय के कारण। यानी पहला संवेग भय, और भय का प्रवृत्ति होता है पलायन कर जाओ, स्केप करो, भागो डर से। सेकंड आता है क्रोध, एंगर का। और यंगर, क्रोध आने पर आदमी क्या करता है? लड़ाई करता है, कॉम्बैट करता है, युत्सा जिसको बोल सकते हैं, कॉम्बैट करता है। थर्ड आता है, थर्ड संवेग जो, तो मैकडोनल्ड का जो थर्ड संवेग आता है वो है घृणा, है ना, डिस्गस्ट। तो घृणा से क्या करता है व्यक्ति? उस चीज़ से मुक्ति पाना चाहता है, रिपल्सन करता है, दूर भागता है। तो घृणा संवेग जब होता है तो वहाँ उसकी प्रवृत्ति होती है दूर भागने की, रिपल्सन की। फोर्थ संवेग है आश्चर्य, वंडर, है ना। फोर्थ जब आश्चर्य संवेग उत्पन्न होता है तो वहाँ व्यक्ति के मन में इच्छा जागृत होती है किसी चीज़ को जानने की, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। फिफ्थ जो संवेग है वो है वात्सल्य, यानी कि लव, वात्सल्य। और वहाँ पे व्यक्ति में क्या उत्पन्न होता है? प्रवृत्ति उसका हो जाता है शिशु अनुराग का, शिशु से राग, है ना, पैरेटल। 6 नंबर संवेग आता है विषाद, डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस जब आदमी विषाद में रहता है, दुखित रहता है तो शरणागति जाता है, अपील करता है। 7 नंबर संवेग आता है संरचनात्मक भावना। संरचनात्मक भावना आने पर व्यक्ति कुछ अच्छा रचनात्मक कार्य करता है। 8 नंबर संवेग आता है स्वामित्व। और उसमें स्वामित्व का भावना आता है, और इसमें स्वामित्व का भावना आने पर व्यक्ति संचय करने का प्रवृत्ति उसमें जागृत होता है। अगला आता है संवेग एकाकीपन। जब एकाकीपन आता है तो सामूहिकता की उसकी प्रवृत्ति होती है, सामूहिकता की, कामुकता की, काम,
अगला संवेग श्रेष्ठता की भावना आती है तो आत्मगौरव का अनुभव करता है, आत्महीनता का अनुभव करता है तब दैन्य का यानी कि खुद को नष्ट करने जैसी उसमें भावना आ जाती है। भूख लगने पर वो भोजन का अन्वेषण करता है और आमोद है ना, आमोद हंसी खुशी होने पर वो हास्य करता है, हंसता है। तो संवेग 14 जो मैकडूगल के अनुसार से वो कौन कौन सा है, तो फिर से उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, विषाद, संरचनात्मक भावना, स्वामित्व, एकाकीपन, कामुकता, श्रेष्ठता की भावना, आत्महीनता, भूख, आमोद, ये 14 भावनाएं हैं मैकडूगल के द्वारा संवेग का दिया हुआ, और बच्चे भी इन्हीं भावना के तहत रिएक्ट करते हैं। अगला देख रहे हैं हम लोग, अगला टर्म आता है संवेग में बालक को संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। कौन कौन सा वो कारक है जो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, तो उसमें कुछ प्रमुख जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला होता है परिवार, दूसरा उसके माता पिता का दृष्टिकोण, तीसरा उसकी सामाजिक स्थिति, फोर्थ जो संवेग को प्रभावित करता है बच्चे का वो है विद्यालय व शिक्षक जो अधिकतर समय बच्चा जहाँ गुजारता है, फिफ्थ आता है सामाजिक स्वीकृति, सिक्स्थ आता है बालक का स्वास्थ्य, सेवेंथ उसके संवेगात्मक पहलू को प्रभावित करता है थकान, आठवां बुद्धि की मानसिक योग्यता और नौवां वंशानुक्रम। तो ये 9 पॉइंट जो हैं बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अब इसका डिटेलिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला में परिवार, माता पिता का दृष्टिकोण, ये तो समझ रहे हैं आप, क्लियर है, लेकिन कुछ कुछ और टर्म जो आते हैं जो प्रभावित करते हैं उसको देखते हैं। जैसे परिपक्वता व्यक्ति के विकास पर संवेगात्मक विकास पर निर्भर करता है, विशेष रूप से स्नायु तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम के विकास पर। यदि फ्रंटल लॉब को हटा दिया जाए तो संवेगों में स्थिरता नहीं रहती है, यानी यदि बच्चा परिपक्व है तो उसमें संवेग को कंट्रोल करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। दूसरा पॉइंट जो संवेग को प्रभावित करता है उसका स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं संवेगात्मक विकास में धनात्मक सह संबंध होता है। यदि बच्चा के स्वास्थ्य में गिरावट होता है तो उसके संवेगात्मक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसमें चिड़चिड़ाहट आ जाएगा, हर बात में गुस्सा करेगा। तो ये स्वास्थ्य और शारीरिक विकास इस तरह से बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। थर्ड जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है वो है बुद्धि। हरलॉक ने अध्ययनों में पाया कि सामान्य व कम बुद्धि के लोगों को अपने संवेगों पर नियंत्रण कम होता है। चूँकि बुद्धिमान व्यक्ति के पास चिंतन व तर्क की योग्यता होती है, इसलिए संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं। अब यहाँ इस चीज़ को समझना है, हरलॉक महोदय के अनुसार जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति सामान्य है या कम बुद्धि का है तो वो जल्दी से किसी बात पर गुस्सा हो जाएगा, जल्दी ही किसी चीज़ पर रिएक्ट करेगा, है ना, ये सारी चीज़ होती हैं कम बुद्धि वाले लोग के साथ। लेकिन जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है तो विद्वान व्यक्ति जो है अधिक चिंतन करता है और तर्क करता है, तो इस तर्क करने की योग्यता से उसको अपने संवेग पर नियंत्रण करने का योग्यता होता है। वो अपने भय, गुस्सा, डर, है ना, आत्महीनता या आमोद, इन सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल करके रखता है। तो ये बुद्धि एक टर्म है जो कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। फोर्थ टर्म आता है सीखना। जो सीखना कैसे प्रभावित करता है व्यक्ति के या बच्चों के संवेगात्मक विकास को, तो इसको देखते हैं। व्यक्ति समाज व संस्कृति द्वारा मान्य ढंग से संवेगों को व्यक्त करना सीखता है। उदाहरण के लिए निगरों के डर को व्यक्त करने का तरीका भारतीयों से भिन्न प्रकार का होता है। अब बच्चे संवेदनात्मक व्यवहार को 2 प्रकार से सीखते हैं। संवेदनात्मक व्यवहार को 2 तरीके से सीखते हैं। ये क्या है, तो पहला आता है अनुबंधन द्वारा, है ना। अनुबंधन मतलब कि डर के द्वारा। एग्जाम्पल के देखते हैं, जैसे कि वाटसन ने अल्बर्ट नामक बच्चे पर प्रयोग किया। यह बच्चा खरगोश से बहुत प्यार करता था और उसके साथ खेलता था। वाटसन ने इस बच्चे को खरगोश से डरना सिखाया कि कैसे खरगोश से वो डर सकता है। तो पहले जब कभी बच्चा खरगोश के साथ खेलता था तो वे जोर की आवाज़ जो डरावनी होती थी निकाला करते थे। इससे धीरे धीरे बच्चा खरगोश से डरने लग गया। बाद में वह सफ़ेद दिखने वाली सभी चीज़ों से डरना सीख गया, यानी अनुबंधन इसको कहते हैं। तो बच्चे में संवेगात्मक व्यवहार 2 प्रकार से सीखते हैं। एक अनुबंधन द्वारा, यानी एक बार उसके साथ किसी चीज़ से बुरा घटना हो गया तो उस चीज़ को सतर्क रहता है। दूसरा आता है अनुकरण द्वारा। यदि माता पिता
दूसरा आता है अनुकरण। तो इसमें है यदि माता पिता चिंतित रहते हैं तो बच्चे चिंतित रहना सीख जाते हैं। इसी प्रकार माता पिता शांत हो तो बच्चे भी शांत होते हैं। टर्नर ने पाया कि शिक्षकों के संवेदनात्मक व्यवहार का प्रभाव भी छात्रों पर पड़ता है। यदि क्लास में यदि टीचर बच्चे पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हर बात में वो भी उस तरह का रिएक्ट करना सीख जाता है। पांचवा जो संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करता है वो है विद्यालयी वातावरण। शिक्षकों का अपने व्यवसाय एवं छात्रों के प्रति मनोवृत्ति, विद्यालय अनुशासन, विद्यालय में अकादमिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, शिक्षण विधि, पाठ्य सहगामी क्रिया आदि के बच्चे के संवेदनात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय में अत्यंत कठोर अनुशासन होता है तो बच्चा क्या हो जाएगा, बहुत उसका भी इम्पैक्ट सही नहीं पड़ेगा। और यदि विद्यालय अनुशासन विहीन है, कोई कंट्रोलर नहीं है, तो विद्यालय दोनों के बच्चों का संवेदनात्मक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत कठोर होने पर भी और बहुत ही ज़्यादा अनुशासन विहीन होने पर भी। 6 पॉइंट आता है संगी साथी। बच्चे के संगी साथी उसके संवेदनात्मक विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसको देखते हैं। हम लोग जैसे कि जान चुके हैं कि 2 तरीका होता है, एक होता है अनुबंधन और दूसरा होता है अनुकरण। तो बच्चे उससे सीखते हैं, तो अपने संगी साथी से बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। एक कहावत है कि संगत का असर पड़ता है, अतः बच्चों के संवेदनात्मक विकास पर उसके मित्रों, संगी सहपाठियों का व्यवहार का प्रभाव पड़ता ही है। 7 नंबर पॉइंट आता है पारिवारिक वातावरण। माता पिता व बच्चे के मध्य संबंध, बच्चे का जन्म क्रम, लड़का व लड़की, परिवार का आकार, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, अनुशासन, माता पिता की बच्चे के प्रति मनोवृत्ति आदि बच्चे के संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करती है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे कि माता पिता हो गए, उसका विद्यालय हो गया, उसके शिक्षक हो गए, उसके संगी साथी हो गए, उसकी बुद्धि हो गई, है ना, सीखना हो गया, उसका स्वास्थ्य हो गया, उसकी परिपक्वता हो गई, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के संवेदनात्मक या भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। संवेग को प्रभावित करने वाले कारक के बाद अब आती हैं संवेग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इमोशन का जो पहला विशेषता है वो होता है तीव्रता। संवेग में तीव्रता पाई जाती है वह व्यक्ति में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न करता है। इस तीव्रता की मात्रा में अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि एक अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति में जो अपने समय पर नियंत्रण करना सीख जाता है ना। पहले भी इस टर्म को हम क्लियर कर चुके हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति जो है अपने संवेग पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर लेता है, जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाता। इसी प्रकार बालकों की अपेक्षा वयस्कों में भी और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में भी समय की तीव्रता कम पाई जाती है ना। यानी कि संवेग पर नियंत्रण कौन कौन कर लेता है, तो यहाँ इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे संवेग होगा, है ना, यहाँ पे संवेग होगा। तो शिक्षित व्यक्ति में संवेग करना अधिक होता है, वहीं बालकों की अपेक्षा वयस्क में संवेग को कंट्रोल करने की क्षमता अधिक होती है, और स्त्रियों में भी संवेग को कंट्रोल करने की क्षमता अधिक पाई जाती है पुरुषों की तुलना में। तो पहला संवेग का जो विशेषता होता है वो होती है उसकी तीव्रता। दूसरा पॉइंट व्यापकता। संवेग में व्यापकता होता है और वह सब प्राणियों के समान रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बिल्ली को उसके बच्चों को छेड़ने से, अब बच्चा को यदि बिल्ली के बच्चा को भी आप छेड़िएगा तो उसको गुस्सा आएगा। किसी बच्चे का यदि खिलौना आप उससे छीन लीजिए तो भी उसको क्रोध आएगा, और ये क्रोध क्या है, वहाँ उसके लिए संवेग है। मनुष्य का यदि किसी मनुष्य का आलोचना कीजिए तो वो उसको भी क्रोध आएगा, लेकिन यही फ़र्क हो जाता है कि वह उस चीज़ को, अपने संवेग को कितना अधिक कंट्रोल कर पाता है। व्यापकता हर किसी में है, लेकिन उसको कंट्रोल कितना, उस संवेग को नियंत्रण कैसे करता है, यही उसकी विशेषता होती है। यानी संवेग क्या है, एक व्यापक चीज़ है, तीव्र भी है और व्यापक है। तो पहला पॉइंट तीव्रता संवेग की विशेषता, और दूसरा है व्यापकता। तीसरा संवेग की विशेषता में आता है सुख और दुख की भावना। तो जो शिक्षा शास्त्री है स्टाउट, तो स्टाउट महोदय के अनुसार से अपनी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निसंदेह रूप से सुख या दुख का भावना शामिल होता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे
हमें आशा में सुख का अनुभव होता है और निराशा में दुख का अनुभव होता है। तो ये संवेग का तय है कि आपको जिस परिस्थिति में रहिएगा उस तरह का संवेग आप में उत्पन्न होगा। यदि आप खुश हैं तो आप आमोद का आप में संवेग उत्पन्न होगा, और यदि आप दुखित हैं तो आत्महीनता या विषाद का अनुभव होगा। तो ये तीसरा पॉइंट जो संवेग की विशेषता में आता है, तीव्रता, व्यापकता, और तीसरा आता है सुख और दुख की भावना। फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है विचार शक्ति का लोप। संवेग जो है हमारी विचार शक्ति का लोप कर देता है, अतः हम उचित या अनुचित का विचार किए बिना कुछ भी कर लेते हैं। विचार करने की शक्ति जो है वो लोप हो जाती है यदि आप संवेग पर आपका नियंत्रण नहीं है, आप उचित और अनुचित का विचार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्रोध के आवेश में यदि किसी व्यक्ति में क्रोध आ जाता है किसी चीज़ को लेकर, उसमें संवेग की तीव्रता अधिक रहती है, तो यहाँ तक हो जाता है कि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की हत्या तक कर देता है। तो यहाँ है क्रोध के आवेश में मनुष्यता की हत्या तक कर डालता है। अगला आता है 5th नंबर पॉइंट, स्थिरता की प्रवृत्ति। संवेग का अगला पॉइंट जो है विशेषता है स्थिरता की प्रवृत्ति। सामवेद की साधारण रूप से स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे दफ्तर में डांट खाकर घर लौटने वाला क्लर्क अपने बच्चों को डांटता है या पीटता है। अब वहाँ डांट खाया, अब उसका रिएक्शन कहाँ हो रहा है, वो उसके फैमिली में हो रहा है, तो ये एक स्थिरता की प्रवृत्ति आती है। अगला जो विशेषता होता है हमारे संवेग का, तो वो है क्रिया की प्रवृत्ति। स्टाउट जो शिक्षण शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनका कहना है कि संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। क्रिया की इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लज्जा का अनुभव करने पर बालिका नीचे की ओर देखने लगती है या मुख को छिपाने का प्रयत्न करती है, तो ये संवेग का ही एक लज्जा का भाव उत्पन्न होने पर नीचे की ओर देखने लगना, तो ये क्रिया की प्रवृत्ति होती है, संवेग की विशेषता होती है। तो हम लोग का संवेगात्मक विकास का क्या विशेषता है वो खत्म हुआ। संवेगात्मक किस प्रकार प्रभावित करता है उसको देख लें। अब देखते हैं बच्चों के सामान्य संवेगात्मक ढंग। दो चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। जब बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी उसके विद्यालय प्रवेश के दौरान से लेकर के किशोरावस्था में जब तक वो विद्यालय में रहते हैं, उस समय के संवेगात्मक हम लोग को ढंग को देखना है। तो पहला हम लोग देखते हैं बच्चों के सामान्य संवेगात्मक ढंग। जैसे पहला आता है डर। तो प्रथम वर्ष के अंत के पहले ही डर से संबंधित उत्तेजनाएं बच्चे पर प्रभाव डालने लगती हैं। समय के साथ साथ उन वस्तुओं की संख्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चों को डराने वाली चीज़ों की संख्या बढ़ती जाती है। मानसिक विकास के साथ साथ वह इस योग्य होता है कि उन वस्तुओं और व्यक्तियों का पहचान कर सके जो उसे डराती है। डर चाहे तार्किक हो या अतार्किक, इसकी जड़ बच्चों के अनुभवों में होती है। छोटा बच्चा सामान्यतः जोर की आवाज़, अजनबी लोग, जगह, अजनबी वस्तुएं, अंधेरी जगह व अकेले रहने से डरते हैं। यह डर अवस्था के साथ साथ कम हो जाता है। तो डर एक संवेग जो है उसके प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शारीरिक और मानसिक दशा क्या है ना। यदि बच्चा थका हुआ है तो ऐसी स्थितियाँ जो है, यानी कि अंधेरा कमरा हो गया या अजनबी लोग हैं, तो उस छोटे बच्चे को और ज़्यादा डराते हैं, है ना। बोस्टन ने अपने अध्ययन में पाया था कि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो डर अधिक प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे खतरे की संभावनाओं को समझते हैं। डर तब उपयोगी होता है जब यह खतरे से सावधान करता है ना। तो किसका था ये एक्सपेरिमेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, बोस्टन महोदय का। बोस्टन अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाए थे कि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो डर अधिक प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खतरा को, संभावना को ज़्यादा समझते हैं और यही चीज़ उनके लिए उपयोगी सिद्ध होता है खतरे से सावधान होने के तर्क में। तो बच्चों में डर का संवेग हम लोग देखें। अब दूसरा संवेग देखते हैं कि बच्चों में दूसरा संवेग होता है क्रोध। तो बच्चों में क्रोध पर कैसे वो रिएक्ट करते हैं। तो क्रोध जो है वो ये भी एक संवेगात्मक प्रक्रिया है जो बच्चे ज़्यादा करते हैं क्योंकि वातावरण में क्रोध दिलाने वाले उत्तेजक डर की अपेक्षा अधिक होते हैं। अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो शीघ्र ही समझ जाते हैं कि क्रोध जो होता है वो ध्यान आकृष्ट करने का अच्छा तरीका होता है और ये जानते हैं कि अच्छा क्रोध करेंगे तो उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। जैसे सामान्यतः परिवारों में देखा जाता है कि बच्चे किसी विशेष खिलौने या कहीं बाहर घूमने के लिए क्रोध का
वातावरण तैयार करते हैं। तो छोटे बच्चे को आराम न मिलने पर भी क्रोध आता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह स्वयं काम करना चाहता है और कार्य न कर पाने पर गुस्सा दिखाता है। दूसरा उदाहरण ऐसे देख सकते हैं, विद्यालय जाने से पूर्व की आयु के बच्चे उन पर गुस्सा करते हैं जो उनके खेल की चीज़ों को छूता है। वह उनके खेलने में बाधा उत्पन्न करने पर बच्चे क्रोध उत्पन्न करते हैं। उसके बाद का जब अवस्था आता है तो बच्चे में जब बाल्यावस्था आती है तो बच्चे को मजाक उड़ाने, उनकी गलती निकालने वाले व दूसरे बच्चों से तुलना करने पर उनको गुस्सा आता है ना। तो क्रोध को अभिव्यक्ति करने का ढंग जो है वो बच्चे अपने वातावरण से ही सीखते हैं। अगला टर्म जो आता है संवेग में, डर और क्रोध के बाद ईर्ष्या। तो बच्चे में ईर्ष्या बच्चे तब दिखाते हैं जब उनमें प्यार की कमी की अनुभूति होती है ना। प्यार की कमी के लिए वास्तव में कोई स्थिति जिम्मेदार होती है तो बच्चे में प्यार की कमी महसूस करता है। ईर्ष्या इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे उससे कैसा व्यवहार करते हैं, वो बच्चे को कैसा प्रशिक्षण मिला है। कभी कभी माता पिता जो होते हैं वो दूसरे बच्चों की अधिक प्रशंसा कर देते हैं। बच्चों में इससे प्रतिद्वंद्विता और स्पर्धा की भावना हो जाती है और बच्चे अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या होने पर बच्चे गुस्सा विक्रोध भी प्रकट करते हैं। तो गुस्सा भी दो प्रकार से प्रकट करते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से जिससे ईर्ष्या होती है उसके रास्ते में मिल जाने पर उस पर प्रहार कर देते हैं, छोटे बच्चे उससे लड़ाई कर लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे जिससे ईर्ष्या होती है उसकी अनुपस्थिति में उसके बस्ते से यानी बैग से उसकी कॉपी या किताब चुरा लेते हैं, सामान्यतः विद्यालय जाने वाले बच्चे। दूसरा आता है आत्मीकरण करना, है ना। गुस्सा करता है बच्चा, ईर्ष्या होने पर यह आत्मीकरण करता है। बच्चे जिससे ईर्ष्या होती है उससे आत्मीकरण कर लेता है। तीसरा आता है अधिक प्यार मिलने वाले से स्वयं को अलग करना। फोर्थ आता है दमन करना। बच्चा जो है दमन का प्रवृत्ति भी सीख जाता है। कैसे? बच्चा अपनी भावनाओं को यह कहते हुए दबा देता है कि मैं परवाह नहीं करता। पांचवा जो पॉइंट आता है बच्चे का अपने ईर्ष्या को कंट्रोल करने का, वो होता है मार्गांतीकरण। यदि बच्चा पढ़ने में तेज बच्चे से ईर्ष्या करता है तो वह खेल में स्वयं को आगे कर लेता है। मार्गांतीकरण मतलब अपना मार्ग बदल देता है। ठीक है, तुम इस मार्ग में तेज हो, मैं इस मार्ग में तेज हूँ, तो ये मार्गांतीकरण कहलाता है बच्चे का खुद को अपने संवेग को कंट्रोल करने के एक तरीका में। अगला आता है डर, क्रोध, ईर्ष्या के बाद हर्ष, संतोष एवं सुख। और ये तीनों जो है ये सुखद संवेग है, हर्ष, संतोष एवं सुख। इनमें मात्रा का अंतर है। ये निश्चयात्मक संवेग है क्योंकि व्यक्ति उस परिस्थिति को स्वीकार करता है जो इस संवेग को उत्पन्न करती है। छोटे बच्चों में ये संवेग शारीरिक कष्ट न होने पर देखा जाता है। एक छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, तो उसके लिए 6 महीने के बच्चे के लिए क्या है, यदि उसको कोई शारीरिक पीड़ा नहीं, यानी कि पेट दर्द उसको नहीं है, सर दर्द नहीं है, तो उसको खुशी है, हर्ष है, संतोष है। वहीं बड़े बच्चों को संतोष व हर्ष तब होता है जब उन्हें सफलता मिलती है। यदि आप क्लास 5 से 10 तक के बच्चा को देखा है तो यदि किसी फील्ड में सफल है तो अपने आप को सुखद और संतोष प्राप्त करता है। फिर दूसरों से प्रशंसा मिलती है तो खुश होता है। दूसरों से उच्चता या श्रेष्ठता का अनुभव प्राप्त करता है तो वो संतोष और सुखी महसूस करता है। अगला जो आता है एक तरह से कहें 5th नंबर पॉइंट, वो है स्नेह। बच्चे जो होते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्नेह दिखाते हैं। छोटे बच्चे उनके प्रति स्नेह दिखाते हैं जो उनकी आवश्यकताओं की परवाह करते हैं, उनसे खेलते हैं, सामान्यतः जो उन्हें हर्ष व संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्य एवं ऐसे लोग जिनसे उनका खून का संबंध नहीं है, बच्चा स्नेह दिखाएगा या नहीं, यह उस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के प्रति उन लोग का व्यवहार कैसा है। एक सामान्य बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो वैसा बच्चा उन लोगों के प्रति वैसा अच्छा संबंध बनाता है या उनसे अच्छा स्नेह दिखाता है, स्नेह दिखाकर रिस्पॉन्स देता है। यदि उस किसी व्यक्ति का उसके प्रति व्यवहार अच्छा है तो अच्छा रिएक्ट करना चाहेगा, उसके पास जाएगा, और नहीं तो जो उसका परवाह करेगा। अगला टर्म आता है उत्सुकता व कौतूहल। तो उत्सुकता और कौतूहल में आता है जो 6 से 7 महीने के बाद बच्चे में किसी भी नई चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं, है ना। पकड़ने के बाद सब तरफ से देखकर, छूकर, पटक कर, हिला डुला कर, फिर मुंह में डालकर विभिन्न इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे ही बच्चे बोलना सीखते हैं वे प्रश्न पूछकर कौतूहल को शांत करते हैं, है ना। ऐसा चीज़ अपने बच्चों में भी आप देखते होइएगा कि वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखे तो पहले छू लेते हैं, खेल करके देखें, तो ये उत्सुकता का अनुवाद होता है। और जैसे ही बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं तो उनमें जिज्ञासा उनकी कैसे शांत होती है, वो प्रश्न को पूछते हैं, ऐसा क्यों नहीं, ये जाना है, ये नहीं करना है, ऐसा वैसा। तो 8 से 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इसी इच्छा के कारण अपना अधिक समय पढ़ने में लगाते हैं, उत्सुकता और कौतूहल के कारण।
तो अभी हम लोग देख रहे थे कि बच्चों में कैसे संवेदनात्मक ढंग होता है। अब देखते हैं किशोरों में। जो किशोर बच्चे हो जाते हैं तो किशोरों में कैसे 12 से 18 साल के जो बच्चे, विद्यालयी बच्चे होते हैं, वो अपने संवेदनात्मक ढंग को कैसे प्रदर्शित करते हैं या क्या क्या उनमें संवेदनात्मक उत्पन्न होता है। तो पहला आता है डर। किशोर सामाजिक परिस्थितियों, अपरिचित व्यक्ति एवं नई स्थिति में जाने से डरते हैं। हाँ, छोटे बच्चे देखते ही हैं कि जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं उनमें डर के व्यक्ति में लिंग भेद पाया जाता है, क्योंकि लड़के व लड़कियों में मूल्यों का अंतर होता है। लड़कियां व्यक्तिगत सुरक्षा को विशेष महत्व देती हैं, इसलिए अपरिचित के सामने डरती हैं, जबकि लड़कों में ऐसा नहीं पाया जाता है। डर पर जो है वो सामाजिक आर्थिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। तो अभी हम लोग किशोर का देख रहे हैं। दूसरा किशोरों में पॉइंट आता है चिंता का। चिंता डर से उत्पन्न होती है, ये काल्पनिक कारणों से होती है। इसमें वास्तविकता का अंश भी होता है, लेकिन यह अनावश्यक रूप से थोड़ी बड़ी छुपी अवस्था होती है, अर्थात परेशानी अभी है नहीं लेकिन आ सकती है। इस सेंस में चिंता करते हैं बच्चे, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, या फिर दूसरों के सामने बोलने से डरते हैं। तो लड़के व लड़कियों के मूल्यों में अंतर अलग अलग होता है। जैसे लड़के नौकरी व व्यवसाय को लेकर चिंतित होते हैं, जबकि लड़कियां बाहरी आकृति एवं सामाजिक मान्यता को लेकर अधिक चिंतित रहती है। यहाँ चिंता जो है किशोरावस्था में अलग अलग हो गया। लड़कों में नौकरी और उनके बिजनेस को लेकर टेंशन होता है, जबकि लड़कियों को उनके बाहरी आकृति और सामाजिक मान्यता को लेकर चिंता रहती है। तीसरा किशोरों में जो संवेग होता है वो होता है दुश्चिंता। दुश्चिंता जो होता है आंतरिक द्वंद्व के कारण उत्पन्न होता है, और वो आंतरिक द्वंद्व जो होता है लगातार रहने वाला कष्टकारी मानसिक दशा है। इस अवस्था में व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करता है, उसे स्पष्ट नहीं होता है कि वह क्या करे या ना करे, और जैसे जैसे अनेक चिंताएं एकत्रित होती है वह दुश्चिंता का रूप धारण कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किशोर ऐसे सांस्कृतिक समूह में रहता है जहां बाहरी आकृति, प्रसिद्धि, अध्ययन व संप्राप्ति को महत्व दिया जाता है और किशोर स्वयं को इन सांस्कृतिक आशाओं के अनुरूप नहीं पाता, तो दुश्चिंता में पड़ जाता है। यानी उसकी आकृति अच्छी नहीं है, वो इतना प्रसिद्ध नहीं है, वो इतना अध्ययन नहीं किया हुआ है, तो वो क्या करता है, वो परेशान हो जाता है, द्वंद्व में पड़ जाता है, आंतरिक द्वंद्वता उसके मन में आ जाती है। फोर्थ आता है क्रोध। तो किशोरों को पक्षपातपूर्ण व्यवहार से गुस्सा आता है। यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार घर पर भी हो सकता है, यानी भाई बहन के बीच भी, या कोई उस पर बच्चे पर रूप जमाता है तो वो गुस्सा करता है। भाई बहन एक दूसरे का समान प्रयोग करने पर भी क्रोध करते हैं या व्यंग्यात्मक बातों का प्रयोग करते हैं। यदि बालकों में या किशोरों में उनकी आदत में बाधा पड़ती है, जैसे रोजाना लेट उठने का आदत है तो वैसे, या फिर लेट नाइट पढ़ने का आदत है, तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है उन पर। योजना की सफलतापूर्वक संपन्न न होने पर क्रोध आता है। क्रोध की अभिव्यक्ति में किशोर चीज़ों को तोड़ता है, फेंकता है, तेज बोलता है, कभी कभी बोलना भी बंद कर देता है। ये तो किशोरों में होने वाली जो संवेगात्मक ढंग है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। अगला देखते हैं ईर्ष्या। तो किशोरों में जो दो संवेग शामिल होता है, तो किशोरों में दो संवेग क्या शामिल होता है, एक होता है सामाजिक स्तर खोने का डर, है ना, और दूसरा होता है क्रोध। तो किशोरावस्था में ईर्ष्या बड़े भाई बहनों के प्रति कम और संगी साथियों के प्रति ज़्यादा होता है। अब जैसा कि बचपन में जो बच्चा वाला स्थिति था तो हम देख चुके हैं, अंतर इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते चलना है कि क्या यहाँ इस चीज़ को समझिएगा कि जो उसका बाल्यावस्था था और किशोरावस्था, बाल्यावस्था में जहाँ एक बच्चा अपने भाई बहनों के प्रति ईर्ष्या का भावना रख रहा था कि उसका समान प्रयोग किया गया, लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है वो उसमें अपने संगी साथी से ज़्यादा ईर्ष्या होने लगती है। जितना अधिक किशोर सामाजिक स्थितियों में असुरक्षा का अनुभव करेगा उतना अधिक उन लोगों से ईर्ष्या करेगा। तो बच्चा जहाँ पर खुद को असुरक्षित महसूस करता है, कोई किशोर खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो वह उनसे ईर्ष्या करने लगता है, जिसको सामाजिक मान्यता प्राप्त है। असंतुष्ट बच्चा ईर्ष्या का शिकार होता है ना। इस संवेग की अनुभूति पर मौखिक अभिव्यक्ति होती है, जैसे मजाक उड़ाना या व्यंग करना, ये सारी चीज़ें। अगला आता है किशोरों में जलन की भावना। जलन की भावना कैसे आती है किशोरों में? तो जलन की भावना व्यक्ति की चीज़ों के प्रति होती है। जैसे कोई अमीर घर का लड़का यदि कार में आता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे खिलौने रखता है, तो गरीब घर के लड़के को उसकी इन सुविधाओं से जलन होती है। तो किशोरों में एक जो टर्म आ गया या जो उनमें संवेदनात्मक भावना में जलन की भावना हो गई, वो किन कारणों से है कि एक बच्चे के पास वो चीज़ है, वो सुविधाएं हैं और दूसरे बच्चे के पास नहीं है, तो इस स्थिति में जो गरीब घर के लड़के में जलन की भावना उत्पन्न होती है। अगला जो टर्म आता है नाराज़ होना। ये जो नाराज़ होने वाला किशोरों में टर्म आता है, संवेग का उत्पन्न होता है, ये कम तीव्र संवेग है। किशोर गुस्से की तुलना में नाराज़ अधिक होते हैं। किशोर इन चीज़ों के बारे में बात करके सुख का अनुभव करते हैं जो उसे नाराज़ करती हैं। दूसरे लोगों के भाषण, व्यवहार करने
व्यवहार करने के तरीके से अधिक नाराज होते हैं। किशोर जब आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता, उसका समायोजन अच्छा नहीं होता, तो वे नाराज होते हैं। मान लीजिए कि उनका काम नहीं हुआ तब भी वो नाराज होते हैं। अगला जो किशोरों में टर्म आता है वो जिज्ञासा और उत्सुकता। बच्चों में भी था, लेकिन बच्चे क्या थे, किसी चीज़ को छू कर पटक कर देखते थे, और जबकि जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, किशोर लिंग, वैज्ञानिक चीज़ों, संसार की घटनाओं, धर्म व नैतिकता में उत्सुकता दिखाते हैं। इसके बारे में जानना चाहते हैं, अच्छा ये घटना कैसे घटी, ये धर्म क्या है, ये नैतिकता क्या है, और इन विषयों पर प्रश्न भी पूछा करते हैं। वे किताबें, पत्र पत्रिकाएं पढ़कर अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अगला जो संवेग उत्पन्न होता है किशोरों में, वो होता है स्नेह। यह व्यक्ति, वस्तु या जानवर के प्रति कोमल लगाव है। जहाँ पर बच्चे जो हैं शैशवावस्था में रहते हैं, बाल्यावस्था में रहते हैं, तो उन्हें जानवरों से के प्रति लगाव होता है, एक सुखद अनुभव पर आधारित होता है। लेकिन यही एक पॉइंट यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था में अंतर पाया जाता है कि किशोर जो होता है वो निर्जीव जानवरों की तुलना में व्यक्तियों के प्रति अधिक स्नेह करता है ना, और इनके स्नेह में तीव्रता होती है। लेकिन किशोर बच्चों की तरह केवल घर के लोगों से ही स्नेह नहीं करते। जहाँ बच्चा जो है वो अपने परिवार के लोगों से स्नेह करता है, लेकिन किशोर जब होता है तो अपने संगी साथी और बाहर के लोगों से भी स्नेह करना सीख जाता है। अगला आता है दुख में। तो इस संवेग की जो अनुभूति होती है तब होती है जब व्यक्ति ऐसी चीज़ खो देता है जिसको बहुत महत्व देता है तथा उसे संवेगात्मक लगाव होता है। किशोर की इस संवेग का अनुभव बार बार होता है क्योंकि किशोर में अब सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि किशोर बच्चा की तरह रोता नहीं है, वरन अपने चारों तरफ के लोगों व चीज़ों में रुचि नहीं लेता है, एकांत में रहता है, भूख कम लगता है, नींद कम आती है। इसका किशोर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किशोरों के साथ जो अगला टर्म आता है वो होता है, अगला संवेग जो उनको प्रभावित करती है वो होता है खुशी। तो किशोर खुशी का अनुभव तब करता है जब उसका समायोजन अच्छा होता है। प्रशिक्षण व योग्यता से किशोर इस योग्य होता है कि वह परिस्थिति के साथ ठीक से समायोजन कर सके। अच्छा समायोजन व्यक्ति को आत्मसंतोष देता है। यदि किशोर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यों को सफलतापूर्वक करता है तो उसमें उच्चता की भावना आती है। जैसे क्लास में यदि फर्स्ट आ रहा है, टॉप कर रहा है, उसका बिजनेस सक्सेसफुल है, जो भी चीज़, तो उसमें वो बहुत खुशी की, संतोष की मिलती है। अंततः वह खुशी की अनुभूति प्राप्त करता है। संवेग का प्रभाव, संवेग की विशेषता, बच्चों में संवेगात्मक ढंग, किशोरों में संवेगात्मक ढंग और उसका प्रभाव के बाद अब हम लोग का जो लास्ट और अंतिम पॉइंट आता है एक टीचर के तौर पे, और एक टीचर को जिन चीज़ों पर क्या उसको नॉलेज होना चाहिए और बच्चे के संवेग को वह किस तरह से संवेदनशील या फिर उसको नियंत्रित करना सिखा सकता है, विचलित होने से बचा सकता है, उसके बारे में देखते हैं। तो संवेगात्मक विकास का शैक्षिक निहितार्थ, सभी सीखने की क्रियाओं का जो संबंध है वो संवेगों से होता है। विद्यालय में दिया जाने वाला शिक्षण सफल नहीं होगा यदि छात्रों का बौद्धिक विकास तो हो रहा है लेकिन वह संवेदनात्मक रूप से विचलित है। तो इस संवेदनात्मक ढंग से यदि कोई छात्र विचलित है तो इसके अनुसार से जो यूनेस्को का एक रिपोर्ट जो दिया गया हुआ है 1955 में, उसके अनुसार से कहा गया है लर्निंग इन द स्ट्रिक्ट एजुकेशनल सेंस विल नॉट प्रोसीड सेटिस्फैक्ट्री इफ द चाइल्ड इमोशनल लाइफ इज डिस्टर्ब्ड। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य है यदि किसी के बच्चे का यदि भावनात्मक जीवन यदि अस्त व्यस्त है, बहुत प्रभावित है, डिस्टर्ब है, उथल पुथल युक्त है किसी बच्चे का, तो लर्निंग जो है यानी अधिगम जो है बहुत स्ट्रिक्ट वातावरण में संतुष्टिदायक असंभव है, संतुष्टिदायक नहीं हो सकता है। यानी कि लर्निंग इन द स्ट्रिक्ट एजुकेशनल सेंस विल नॉट प्रोसीड सेटिस्फैक्ट्री इफ द चाइल्ड एजुकेशनल लाइफ इज डिस्टर्ब्ड। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या करके बच्चे के संवेदनात्मक संवेग को नियंत्रित किया जा सकता है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट यदि कहें तो कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को इस बात के लिए संवेदनशील होना चाहिए कि उसके प्रति छात्रों के कैसे संवेग हैं, है ना, उसके प्रति छात्रों के कैसे संवेग है। कहने का अर्थ यहाँ हो गया कि शिक्षक कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा मुझसे डर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा परिवार में किसी चिंता से परेशान है ना। तो ये चीज़ एक टीचर के लिए बहुत मायने रखता है कि वह किसी बच्चे के लिए, विद्यालय अपनी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के लिए कितना संवेदनशील है। तो ये पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट जो एक अच्छे टीचर में उसके संवेग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक कक्षा में
अहम भावना होती है जिसके कारण छात्र कक्षा में सुरक्षित महसूस करते हैं। शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि यह भावना बनी रहे और छात्र में किसी भी प्रकार का तनाव अनुभव न करे। बच्चा हम भावना में होता है कि हाँ हम सेफ है अपने क्लास में, उसको सुरक्षित, उसको बेइज्जत ना किया जाए, उसको किसी के सामने नीचा ना दिखाया जाए। ये एक शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है, उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री यदि एजुकेशन देना है तो, और क्योंकि बिना इमोशनल लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए। तीसरा पॉइंट जो एक टीचर के लिए आता है जो ध्यान रखने वाला है कि छात्रों के संवेगों व संज्ञानात्मक व्यवहार के प्रति शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसा कि मैकडूगल का 14 संवेग बताया गया है, चाहे वो हास्य का हो, चाहे डर का हो, चाहे आत्महीनता का हो, चाहे वो खुशी का हो, जो भी संवेग है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही टीचर को रखना है। फोर्थ आता है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को महत्व देना चाहिए। ठीक है, बच्चा को यदि कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसको मोटिवेट करना है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन के द्वारा, ना कि तुलना करके, ना कि उसको नीचा दिखा करके। पांचवा जो टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट बात आता है संवेग को नियंत्रित करने के, बच्चा के इमोशनल लाइफ को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए, कि परीक्षा में नंबरों पर बहुत बल नहीं होना चाहिए कि तुम टॉप किए हो, तुम फेल किए हो। ठीक है ना, उसमें जो खासियत है, मार्गांतीकरण एक पॉइंट ऐसा हम बता चुके हैं, मार्गांतीकरण के, ठीक है, बच्चा ऑलरेडी अपना मार्गांतीकरण चुन लेता है कि ठीक है तुम इस चीज़ में बेस्ट हो, हम इस चीज़ में बेस्ट है ना। तो ये परीक्षा में नंबरों पर बहुत बल नहीं होना चाहिए। 6 नंबर जो पॉइंट आता है, 6 नंबर पॉइंट, संपूर्ण उपस्थिति के स्थान पर बच्चे के स्वास्थ्य पर बल देना चाहिए, है ना, बच्चा हेल्दी रहे, ये इंपॉर्टेंट है। 7 संवेगानात्मक समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन का प्रबंध होना चाहिए। यदि बच्चा किसी समस्या से ग्रसित है तो उसके लिए उसका काउंसलिंग होना चाहिए, उसका डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा एक मैनेजमेंट होना चाहिए जो उसको डायरेक्ट करे। 8 नंबर पॉइंट आता है छात्रों को सामाजिक मान्यता प्राप्त ढंग से सम्मानात्मक व्यवहार करने का तरीका सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से है, उसको किस तरह की परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करना है। 9 नंबर पॉइंट आता है छात्रों के संवेगों को समझते समय शिक्षक का पक्षपात रहित व वस्तुनिष्ठ व्यवहार होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में, किसी के साथ, किसी के लिए यदि कोई डर रहा है तो उसके प्रति बहुत प्यार जता रहा है शिक्षक, और कोई डर रहा है तो उसको और डरा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्षपात रहित निर्णय होना चाहिए ना, और वस्तुनिष्ठ व्यवहार होना चाहिए एक शिक्षक का। यदि बच्चों में इमोशनल लाइफ को बिना डिस्टर्ब किए हुए स्ट्रिक्ट एजुकेशन को दिया जाता है, सेटिस्फैक्ट्री एजुकेशन को दिया जाता है, तो इसके लिए संवेगों को नियंत्रित करना, एक सही वे में संचालित करना बहुत अनिवार्य होता है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।